Hello everyone, welcome to our channel Exam Arc, a one-stop solution for general studies. I hope you all are doing great and I hope कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है. I am assuming कि आप सबने ये चैनल को सब्सक्राइब किया होगा. If not, then please do subscribe our channel at the earliest so that हम ये सीरीज को equal motivation और equal vigor के साथ कंटिन्यू कर सके. So yeah, without any further delay, let's continue with the lecture. आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन. क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रेक डाउन करते हैं डेलिब्रेशन वर्ड को. डेलिब्रेशन क्या होती है? ये बेसिकली कॉन्वर्जेशनल स्टाइल है जिसमें दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज ऐसे डिस्कस करते हैं कि एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाए जिसमें कहीं ना कहीं हर पार्टी को लगे कि हमारे हमको कोई बेनिफिट मिल रहा है और जिसपे कहीं ना कहीं वो अग्री करे. डेलिब्रेशन इज हर एंगल से हम एक टॉपिक को एनालाइज करें, हर एंगल से हम उसको देखें और उसमें हर कोई पॉसिबिलिटी एक्सट्रैक्ट करे. वो होता है मेथड ऑफ डेलिब्रेशन. ओके, इट्स लाइक अ डिस्कशन डिबेट बट डेफिनेटली इट्स नॉट disrespectful. It is done in the most logical और mature way. Okay, तो या जैसे हम सबने पहले ही बोला कि कांग्रेस जो है वो डोमिनेट करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो बहुत सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ये कह के कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, ये कांग्रेस असेंबली है. बिकॉज कांग्रेस 82% जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा, उतनी उनकी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उतना उनका पार्टिसिपेशन था, उतनी उनकी मेंबरशिप थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस की. बट अगेन कांग्रेस अपने आप में ही बहुत रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, हर कोई रिप्रेजेंटेशन उसमें थी, हर कोई सेट को रिप्रेजेंट करता था. ठीक है, तो कहते हैं अगर परफेक्टली नहीं थी बट रिप्रेजेंटेटिव तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी. बट उसकी अथॉरिटी सिर्फ इस बात से नहीं आती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव थी, बट इसकी अथॉरिटी इस बात से आती है कि उन्होंने प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. वो डेफिनेटली था डेलिब्रेशंस. ओके, उन्होंने डेलिब्रेशंस करी, उन्होंने डिस्कशंस करी इन द मोस्ट मैच्योर वे. ओके, असेंबली अगर क्या फायदा था हमें उस असेंबली का जो कि रिप्रेजेंटेटिव तो होती लेकिन वो बस जिस सेट को रिप्रेजेंट करती थी उन्हीं के इंटरेस्ट को आगे लाती या बस अपने इंटरेस्ट को आगे लाती. ठीक है, ये कहा जाता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्दो डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सेक्ट्स, डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ द कंट्री से आते थे उसके मेंबर्स, लेकिन उन्होंने नेशन को दिमाग में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. नेशन को एक होल नेशन, पूरे हमारे नेशन को ख्याल में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें हर किसी के इंटरेस्ट को उन्होंने प्रोटेक्ट किया. ठीक है, कहते हैं कि बहुत ही कम डिसएग्रीमेंट्स हुए जहां पे सवाल था कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट की बात की. लाइक बहुत कम डिसएग्रीमेंट्स हुए कि जब ऐसा लगे हमें कि मेंबर्स ने अपने इंटरेस्ट की बात की और उस बात पे डिसएग्रीमेंट्स हो रहे. ठीक है, बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स हुए, बहुत डिफरेंसेस हुए और वही एक हेल्दी डेमोक्रेसी का पार्ट होता है. वो एक हेल्दी हेल्दी डेमोक्रेसी का मार्क होता है कि जब अ, हम लोग अपनी डिफरेंसेस जो है वो आगे लाते हैं और उनको मोस्ट मच्योरली हैंडल करते हैं. ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ही है कि डेमोक्रेसी है. ठीक है, वरना डिक्टेटरशिप्स में तो लोगों को अपनी वॉइस, अपनी राय देने का हक भी नहीं मिलता. ठीक है, तो कहते हैं कि हर कोई डिफरेंसेस थी लेकिन लेजिटिमेट थी वो. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स में किन किन बात पे उनकी आर्ग्यूमेंट्स होते थे या डिफरेंसेस होते. कोई कहता था नहीं हमारा एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए. सेंट्रलाइज मतलब कि सेंट्रल जैसे यूनियन गवर्नमेंट है वो पूरी पावरफुल होनी चाहिए. कोई कहता था नहीं डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो हमारा आज का स्ट्रक्चर है, जैसे पहले सेंटर गवर्नमेंट है, फिर ये सॉरी पहले सेंटर गवर्नमेंट जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है एंड उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है. ठीक है, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आते हैं और म्युनिसिपैलिटीज आते हैं. ठीक है, ये ऑल्दो बहुत लेटर ऐड किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में. दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, आई एम जॉटिंग इट डाउन हेयर. 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुई थी उन उनमें से पीआरआईज लाइक ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया रिस्पेक्टिवली. ओके, पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है और म्युनिसिपैलिटीज बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ये बात आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन. ये भी हम इस एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हैं.
तो ये भी इस चीज पे भी डिस्कस होता होता था कि क्या डिफरेंसेस भी हुए कि स्टेट्स की कितनी पावर होनी चाहिए, सेंटर क्या ऐसा होना चाहिए कि स्टेट्स की पावर इक्वल रखे सेंटर के साथ। ठीक है, ऐसा भी बहुत सारे मेंबर्स ने कहा। जुडिशरी का कितना पावर रखे, और राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इस पे बहुत डिस्कशन हुआ। और ये इंडिपेंडेंस के बाद भी, हमारी इंडिपेंडेंस के बाद भी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। ठीक है, ये पहले एक आर्टिकल था, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 31, दिस वाज राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन फिर इसको जो है अबॉलिश किया गया, एंड नाउ इट्स अंडर आर्टिकल 300A, अ लीगल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का मैंने आपको बोला, आगे हम पढ़ने भी वाले हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का मैंने आपको बोला कि अगर उनको कोई अब्रिज करता है, उनको कोई ब्रीच करता है, उनको कोई छीनता है, तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो लीगल राइट्स में ऑब्वियसली वो भी एक राइट है, बट जितनी वैल्यू फंडामेंटल राइट्स की है ऑब्वियसली उतनी इनकी नहीं। ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ठीक है, कहते हैं कि अ, एक ही ऐसी चीज थी जिसपे कोई डिबेट नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, मतलब बस वो पास हो गई, उसका नाम लिया और वो पास हो गई। वो था यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी जिसको बोलते हैं। एंड दिस इज सच अ सिग्निफिकेंट मूव। आप बिलीव नहीं करेंगे कि दुनिया की सबसे डेमोक्रेटिक और एडवांस्ड कंट्रीज, जिनमें से यूएस, यूके, न्यूजीलैंड एंड ऑल, ये सारी चीजें आती है, ये इन्होंने बहुत लेट अपनी कंट्रीज में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस किया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज क्या होता है? इसका मतलब राइट टू वोट एक सिटीजन को दिया जाता है एक पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे इंडिया में 18 years इज द एज। तो एक एक एज के बाद राइट टू वोट दिया जाता है हर किसी को, रिगार्डलेस कि उसका रिलीजन क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसके रिगार्डलेस। ठीक है, तो कहते हैं कि ये एक टेस्टामेंट है, नथिंग कैन बी अ बेटर टेस्टामेंट। ठीक है, हमारी डेमोक्रेटिक कमिटमेंट की, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितनी डेमोक्रेटिक थी, इसका कोई भी बेटर टेस्टमेंट नहीं हो सकता कि विदाउट एनी डिबेट और डिस्कशन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज को अडॉप्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, सो एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है पब्लिक रीजन, जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। कहते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने पब्लिक रीजन का इस्तेमाल किया। पब्लिक रीजन क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली जॉन रॉल्स ने दिया है, पब्लिक रीजन का कॉन्सेप्ट। इसको हम नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज करते हैं कि रीजन का यूज किया। पब्लिक रीजन बेसिकली होता है जब कोई भी बायस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी प्री कंसीव नोशंस हमारे दिमाग में होती है ना, उनसे हम काम नहीं लेते, बट हम लॉजिक का यूज करते हैं, हम साइंटिफिक टेम्पर का यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं, एक कंक्लूजन तक पहुंचने में हम डिस्कशंस करते हैं, हम रीजन जैसे, मतलब रीजन आर्ग्यूमेंट्स, मतलब लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स जो थे, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को आगे नहीं बढ़ाया, बट उन्होंने रीजंस दिए। अगर उनका कोई इंटरेस्ट, अगर कोई वो बात करते थे, वो उसके पीछे रीजन देते थे कि हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वो बस कहते थे बात, तो बस मेरा मन किया तो मैंने ये बात बोली, उसके पीछे वो रीजन देते। अगर कोई फेडरलिज्म चाहता था, लाइक डिसेंट्रलाइजेशन चाहता था, तो वो रीजन देते थे क्यों। अगर कोई नहीं चाहता तो वो रीजन देते थे, और वही वो रीजन देते थे क्यों, तो वही एक निशानी होती थी और होती है किस चीज की, कोई कितना मच्योर और लॉजिकल है, और वो कितने लाइक इंटेलिजेंट लोग वहां पे बैठे हुए थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वॉल्यूमिनस डिबेट्स, वॉल्यूमिनस का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े डिबेट्स। ओके, लंबे लंबे डिबेट्स हुए हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और जब आपको फ्यूचर में टाइम मिलेगा, यू आई विल लाइक रिक्वेस्ट यू, आई विल सजेस्ट यू टू go through those constituent assembly debates. They will reinforce your faith in the democratic culture. And वो बहुत ही मजेदार डिबेट्स हैं, you should give them a read. तो अब सी, यहाँ पे बहुत ही बड़ी चीज लिखी गई है। दिस इज लाइक दीज डिबेट्स डिजर्व्ड टू बी मेमोरलाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इक्वल इन इम्पोर्टेंस टू द फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशंस। ये दो जो इवेंट्स है ना, बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट्स है वर्ल्ड हिस्ट्री में, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हम कहते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली
कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस थी, यानी जो डिबेट्स थे, वो वॉल्यूमिनस डिबेट्स, वो इक्वल है इन सिग्निफिकेंस टू फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड। ऑल इन ऑल, इस पॉइंट पे हमें यही पता चला कि कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी नैरो इंटरेस्ट को आगे नहीं रखा गया, हर किसी चीज को आउटराइटली डिबेट किया गया, हर किसी ने अपनी व्यूज दिए, डेलिब्रेशंस इन द मोस्ट रिस्पेक्टफुल वे वो किए गए और कंक्लूजन्स किए गए, और ऐसे कंक्लूजन की पूरी कंट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। ठीक है, नाउ वील गो टू द प्रोसीजर्स। ओके, अब हम देखेंगे प्रोसीजर्स क्या है। पब्लिक रीजन का ऑब्वियसली एम्फेसिस दिया गया मंडेन प्रोसीजर्स में भी। मंडेन प्रोसीजर्स होते हैं ऑर्डिनरी प्रोसीजर्स में भी पब्लिक रीजन का यूज किया गया। मतलब ऐसे नहीं कि बस बड़े बड़ी जो भी हमारी डिस्कस फंडामेंटल राइट्स पे हम पब्लिक रीजन का यूज करेंगे, फंडामेंटल जो हमारी गवर्नेंस के लिए जरूरी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी है, उसके लिए बस हम बड़ी बड़ी डिबेट्स करेंगे, नहीं। इवन छोटी से छोटी बात को भी, मंडेन प्रोसीजर्स को भी बहुत ही ज्यादा डिबेट और पब्लिक रीजन के साथ यूज किया गया। ठीक है, उसमें पब्लिक रीजन का यूज किया गया। मतलब हर किसी चीज को, वो चाहे छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, हर किसी चीज पे डिबेट किया गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 8 मेजर कमिटीज थी, और वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे बनी थी। ठीक है, डिफरेंट, जैसे उनके अपना एक डिफरेंट उन्होंने लिया था एरिया जिसपे वो रिसर्च करेंगे और जिसकी प्रोविजंस वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिर लाएंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयर दीज मीटिंग्स। जनरली यही चेयरपर्सन होते थे इन, सॉरी, चेयर दीज कमिटी। ये इन कमिटीज के जनरली यही चेयरपर्सन होते थे। ठीक है, तो ये कोई ऐसे नहीं थे कि चलो यार हर किसी बात पे अग्री करते थे, नहीं। आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि अंबेडकर जी और गांधी जी के बहुत ही लाइक डिफरेंट व्यूज थे, अपोजिट व्यूज थे एकदम। और अंबेडकर जी गांधी जी की आइडियोलॉजी के बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं हमेशा से। एक उनका बड़ा फेमस ये है कि उनका मतलब पॉइंट ऑफ मेन, एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट होता था कि एस सी के स्टेटस के बारे में, एस और ओबीसी के स्टेटस के बारे में। गांधी जी ने उनको कहा हरिजन्स। ठीक है, हरिजन्स का मतलब होता है सन्स ऑफ गॉड। लेकिन अंबेडकर जी जो कि खुद एक दलित थे, उन्होंने बोला कि ये कैसी बात है, आप हमें सन्स ऑफ गॉड बुलाएंगे लेकिन हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए कोई ऐसा चीज, क्योंकि कोई ऐसी हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए आप कोई कोई चीज करेंगे ही नहीं, तो उससे क्या होगा? हमें बस सन्स ऑफ गॉड बोलने से कुछ नहीं होगा। आप हमारे लिए ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करो जिनसे हमें हेल्प हो, जिनसे हम कुछ कर पाए। ठीक है, जिनसे हम भी मतलब इस कंट्री की बेटरमेंट में हिस्सा ले पाए, जिससे हम भी इस कंट्री की ग्रोथ में हिस्सा ले पाए और हमें एज इक्वल्स देखा जाए। ठीक है, वो भी ऐसी बातें करते थे कि हम, वो अपने हक के लिए बातें करते थे। तो ये उनका बहुत पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट रहा है हमेशा से, और भी बहुत सारे, बट दिस वाज द मेन। तो इसके बाद जो पटेल एंड नेहरू, उनके लाइक जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, उन्होंने भी बहुत सारी, उनके बीच में भी डिसएग्रीमेंट्स हुई। तो लेकिन जो भी हुआ, लाइक उनकी डिसएग्रीमेंट्स मेनली प्रिंसली स्टेट्स, ये भी पढ़ेंगे हम, प्रिंसली स्टेट्स को जब एक्सीड करना था इंडियन यूनियन में, 12th क्लास के एनसीईआरटी में ये सब दिया गया है। तो उनके भी डिसएग्रीमेंट्स हुए, और भी बहुत सारी चीजों पे उनके डिसएग्रीमेंट्स हुए। तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने काम एक साथ नहीं किया। ये डिसएग्रीमेंट उनको काफी आगे हुआ था फिर, बट इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी बहुत डिसएग्रीमेंट्स उनके बीच में हुए। तो लेकिन उन लोगों ने एज अ यूनिट काम किया ताकि वो इस कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे सके जिस जिससे हर कोई इंडियन जो है वो रिलेट कर पाए और अपनी वहां पे राइट्स को ढूंढ सके, और कुछ उनको ऐसा मिल सके, it will give them a reason to get along with it, as we already read and discussed it, है ना? तो हर कोई कमेटी क्या कर, यूजुअली ये प्रोसीजर रहता था कि हर कोई कमेटी कुछ बनाते थे ऐसे प्रोविजन, ये रहेगा, फिर उसको डिस्कस किया जाता था, डिबेट किया जाता था असेंबली में। ठीक है,
तो यूजुअली ये कोशिश की जाती थी कि एक कॉन्सेंसस पे रीच किया जाए। कॉन्सेंसस मतलब जब हर कोई जो है ग्रुप में जितने भी लोग बैठे हैं वो एक बात पे अग्री करे। जैसे ये डेलिब्रेशन का मेथड जो है ना, इसका मेन पर्पस होता है हम कंसेंसस पे आए। ठीक है, मतलब इन्होंने कोशिश की कि हमें कोई फैसला मेजोरिटी से नहीं करना पड़े, फिर कि चलो यार मेजोरिटी अगर हम 10 लोग हैं तो 6 ने कहा कि हाँ ये कर दो, तो चार ने कहा नहीं कर दो, लेकिन हम 6 के साथ जाएंगे। ठीक है, जो कि मैक्सिमम अब भी बिल पास करने में वहां पे चलता है। बट इनका मेन ये होता था कि मेजोरिटी की बात ना आए, बस हम कंसेंसस कर पाए कि कोई ऐसी प्रोविजंस कि हर कोई खुश हो उससे एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो ये चाहते थे कि कोई भी मतलब ऐसा ना हो कि जिससे हमें ऐसा लगे। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिसी बननी है विमेन के बारे में। ठीक है, विमेन के बारे में पॉलिसी बननी है, 10 मेंबर्स हैं, उनमें से 3 विमेन हैं और 7 जो है 7 जो है वो मैन है। ठीक है, तो सॉरी, या 7, होल्ड ऑन सेकंड, ये 7 जो है वो मैन है। तो 10 विमेन है और 7 मैन है। तो सॉरी, 10 मेंबर्स है, उनमें से 3 विमेन है और 7 मैन है। तो ये कोई पॉलिसी थी, तो विमेन ने जो है उन्होंने बोला कि हाँ ये पॉलिसी अडॉप्ट होनी चाहिए। बट इन 7 ने कहा कि नहीं ये नहीं अडॉप्ट होनी चाहिए। तो फिर वो फाइनली क्या होगा, मेजोरिटी की सुनी जाएगी, वो पॉलिसी अडॉप्ट नहीं होती। लेकिन यहाँ जो विमेन थी 3 जो चाहती थी कि नहीं हो, उनके इंटरेस्ट तो वैसे रह गए। लेकिन ये क्या चाहते थे कि कोई प्रिंसिपल ऐसा हो कि जिसमें 10 के 10 मेंबर्स ही अग्री करें। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस। ठीक है, ये बातों को हम अक्सर बहुत ही लाइटली ले जाते हैं, कंसेंसस ये वर्ड्स को हम बहुत ही लाइटली यूज करते हैं, बट इन वर्ड्स की हमें डेप्थ तक जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ प्रोविजंस को जो है वो वोट करने के लिए डाला जाता था, और कुछ प्रोविजंस जो है तो मतलब, लेकिन ऐसा था कि इन्होंने अश्योर किया था ये चीज कि अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, क्वेरी हो, कंसर्न हो किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी सेक्ट का, उसको हम बहुत ही केयर से और बहुत ही डिटेल से उसको एड्रेस करें। ठीक है, कहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अराउंड 2 years 11 months एंड 18 days लगे। ठीक है, बनने में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को 2 years 11 months 18 days लगे बनाने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और वो लेकिन मिले कितने दिन, 166 days टोटल वो मिले। मतलब मीट किया और डिबेट एंड डिस्कशन किया, उसका मतलब ये नहीं कि बाकी के दिन वो बस बैठे थे, नहीं, उन उस टाइम में वो रिसर्च कर रहे थे, प्रोविजंस ढूंढ रहे थे, ड्राफ्ट कर रहे थे। ठीक है, समझ रहे हो आप यहाँ पे। आप बिफोर वी लाइक फिनिश दिस लेक्चर, ये चीज हम करेंगे कि यहाँ पे एक कार्टून है, और ये आप ध्यान से देखिए। ये एक स्नेल है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है यहाँ पे, और उस पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, जो कि क्योंकि ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जवाहरलाल नेहरू एंड बाकी सारे मेंबर्स है, और ये इसको चला रहे हैं। स्नेल आपको पता है बहुत ही स्लोली चलती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा है ना, उसको कहा गया था कि ये स्नेल स्पेस से चल रहा है, मतलब ये बहुत स्लोली कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिए, हमने अभी पढ़ा कि इतना ज्यादा, कहते हैं यहाँ पे कि आपको क्यों लगता है कि लगा कि आपको क्या लगता है कि इतना टाइम क्यों लगा हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। लेकिन आप खुद सोचिए, इतने ज्यादा प्रोविजंस डालने पड़े हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इतनी डिबेट्स करनी पड़ी, इतनी रिसर्च करनी पड़ी, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगता ही ना। अभी तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैसी ही अपनी वैसी फॉर्म है, जो फंडामेंटल प्रोविजन, जो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हमने स्टार्ट किया है वो वैसा ही है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, so that's all for today's lecture. I hope you liked it, and please do not forget to subscribe this channel and show love to this series. And yeah, we'll meet you soon in the next video. Till then, take care. Bye.